Hello everyone, this is section 2 of UPSC AMO question paper discussion along with the answers and relevant references. So in the section 1, we have already completed up to question 75, and in this section I will be completing the question paper. So let me tell you, the set I am taking in this video is set B. So let us start with the question number 76. Which one among the following is not an orphan drug? Option A, busulfan, option B, prednisolone, option C, nilotinib, and option D, fomivirsen. So to answer this question, you should know what is orphan drug. Orphan drug is a drug to treat, prevent, or diagnose a rare disease, or it can be a drug to treat a common disease for which the pharmaceutical company does not expect that the amount of marketing and manufacturing will be recovered. Okay, so this is the definition of orphan drug, and the reference of this orphan drug is from the KDT Pharmacology 7th edition. So you can see the list of orphan drug. यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं जैसे कि निलोटिनिब वो ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में इंक्लूडेड है, फोमिविरसन ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। अलावा जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ब्यूसल्फान वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर प्रेडनिसोलोन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो प्रेडनिसोलोन इज द राइट आंसर, इट इज़ नॉट एन ऑर्फन ड्रग। देखिए ऑर्फन ड्रग का मतलब हम यही समझ रहे हैं ना कि जो रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ हो रही है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बहुत रेयरली बनाती है क्योंकि उसकी कॉज जो है वो रिकवर होने की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, या फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको तभी बनाती है जब गवर्नमेंट कोई एड या कोई इंसेंटिव इन फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रोवाइड करती है। सो प्रेडनिसोलोन तो एक बहुत कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 77, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्वग आसव योनि इन द चरक संहिता? तो ये जो क्वेश्चन है चरक सूत्र 25 यज्ञ पुरुषी अध्याय से पूछा गया है, जहां पर आसव की जो 84 टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सप्तपर्ण। अब देखिए यहां पर बोला गया है त्वगासव, तो त्वगासव में 4 द्रव्य आते हैं, क्रमुक, तिलवक, लोद्र और एलुआ, राइट? तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सा त्वगासव नहीं है, तो सप्तपर्ण इस कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। सप्तपर्ण जो है वो सारासव की कैटेगरी में आता है। ओके, so this is the right answer. Then question number 78, as per Charak Samhita, which ras is considered as? Now question number 79, as per भाव प्रकाश, रुच्या आम वातग्नि पाचनी कटुका लघु इज डोनोटेड फॉर विच द्रव्य? कौन सा ऐसा द्रव्य है जो हार में रुचि उत्पन्न करता है, आम वात नाशक है, पाचन है और कटु लघु गुण वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो शुंठी होगा। शुंठी के लिए भाव प्रकाश के अंदर ये कोटेशन हमें देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 80, अगेन इट वाज आस्क्ड फ्रॉम द द्रव्य गुण, गंडीरी इज अ सिनोनियम ऑफ विच ड्रग है ना, गंडीरी किस द्रव्य का सिनोनियम है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का ये सिनोनियम है। दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एमसेल्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? एमसेल्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं? ऑप्शन ए, वेजाइनल पीएच लेस देन 4.5, ऑप्शन 2, होमोजेनस वेजाइनल डिस्चार्ज, ऑप्शन 3, presence of clue cells more than 20% of the total cell,
एंड ऑप्शन 4 पॉजिटिव विफ टेस्ट। इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो राइट कॉम्बिनेशन है वो चूज करना था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी सी। सी, जिसमें कि 2, 3 एंड 4 ऑप्शंस आर इंक्लूडेड। सो लेट मी टेल यू, एमसेल्स क्राइटेरिया जो है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, राइट। और इस क्राइटेरिया के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है होमोजेनस वेजाइनल डिस्चार्ज। होमोजेनस वेजाइनल डिस्चार्ज मींस थिन ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज विद फिशी ऑर्डर। देन पॉइंट नंबर 2 इज presence of clucel more than 20%. So what are clucel? They are the vaginal epithelial cells coated with the bacteria. Fourth option is positive whiff test. Positive whiff test means when 10% KOH solution is added to the vaginal discharge, there is production of fishy odor. And the fourth option was vaginal pH 4.5. So this is not included in the EMCELS criteria. EMCEL criteria में vaginal pH should be more than 4.5. यहाँ पे less than 4.5 लिखा था. But in the criteria, it is said that it should be more than 4.5. So only 2, 3 and 4 options should be included in the right answer, and right answer is C. Next, question number 82. Consider the following table showing signs during pregnancy, their explanation and occurrence during the period of gestation. यहाँ पर different signs of pregnancy दिए गए थे, उनका एक्सप्लेनेशन और उनका पीरियड ऑफ जेस्टेशन से क्या रिलेशन है उसको मैच करना था। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, राइट, इन विच Piss-Keswick sign should be matched with the option C, asymmetrical enlargement of uterus in the lateral implantation, where one half is more firm than the other half, right? और इसकी जो occurrence होती है वो 12th week of ये जो Piss-Keswick साइन है ये बेसिकली 8th वीक ऑफ जेस्टेशन पे मैनिफेस्ट होता है। थर्ड वन वाज गुडेल साइन। गुडेल साइन मीन्स द सर्विक्स बिकम सॉफ्ट and it is manifested at the 6th week of gestation. And the last one was Palmer sign, which means regular and rhythmic uterine contraction elicited during bimanual examination, है ना। bimanual examination के टाइम पे जो रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं एग्जामिनर को, उसको पामर साइन कहते हैं और ये 4 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे मैनिफेस्ट होते हैं। सो दिस शुड बी द राइट मैच फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 82। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 83। Which of the following statement regarding genital DB are correct? Statement 1 was the most common site is fallopian tube. So this is true. The ampulla of fallopian tube is the most common site. Statement 2 was lymphatic spread is the most common mode of spread. So this statement is not correct. Basically, the hematogenous spread is the most common mode. Hematogenous spread through the blood, this is the most common mode of spread. Then third statement was it may lead to Asherman syndrome. So Asherman syndrome का मतलब क्या होता है? When there is development of adhesions or synechiae in the uterus due to inflammation. So it can be a sequel of any inflammatory process. So this is also correct. And the fourth option or statement was the initial site is submucosal layer of ampulla. So this is also correct. So the incorrect statement among the 4 given statement is option 2, lymphatic spread is most common mode of spread is incorrect. So the right answer for this question will be option C. 1, 3 and 4 only are correct. Okay, so the reference for this question is Shaw's textbook of gynecology or DC Datta book of gynecology. You can check that. Then question number 84, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। अब देखिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब होता है कि जिसको अभी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए हैं उस फीमेल में हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब है कि एक बार मेंसेस
स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी वो स्टॉप हो गए हैं बिफोर मीनोपॉज। तो इसमें ऑप्शंस में कुशिंग सिंड्रोम, कालमैन सिंड्रोम, सेवेज सिंड्रोम और शिहान सिंड्रोम यहाँ पर दिए गए थे। तो बेसिकली यू शुड नो अबाउट दी सिंड्रोम। सेवेज सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू गोनोडोट्रोपिन। ठीक है, वो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते। शियन सिंड्रोम में क्या होता है, पीपीएच के बाद पिट्यूटरी में नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से जीएनआरएच का जो सिक्रीशन है वो नहीं हो पाता, दैट लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया, राइट। देन देर इज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में हाई एंड्रोजेनिक इन्वायरमेंट की वजह से जो फेमिनाइन हार्मोन्स हैं दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, देर इज दे इनहिबिट द ओवेरियन गोनाडोट्रोपिन रिलीज। एंड देन फोर्थ वन इज कालमैन सिंड्रोम। तो देखिए कालमैन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जो जीएनआरएच का reduced secretion है that leads to reduced secretion of FSH and LH as well. Okay, so Kallmann syndrome जो है it is a cause of primary amenorrhea, right? It is not a cause of secondary amenorrhea। और यहाँ पे secondary amenorrhea पूछा गया था। The right choice for this question will be B, 1, 3 and 4 only. Okay, so Kallmann syndrome is not included or it is not a cause of secondary amenorrhea, it is a cause of primary amenorrhea. Then next question, which of the following are the causes of gonadotropin releasing hormone dependent precocious puberty? Right? Option A, constitutional. Option B, McCune-Albright syndrome. ऑप्शन सी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑप्शन डी एंसेफेलाइटिस। तो यहां पर भी आपको मल्टीपल आंसर्स चूज करने थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। व्हेन अ फीमेल develops any secondary sexual character before the age of 8 years, or a female develops menarche before 10 years of age, so it is called precocious puberty. And precocious puberty is of two type. One is true, that is also known as complete precocious puberty, or isosexual precocious puberty, and second one is pseudo or incomplete. सो ट्रू इनकम्प्लीट और आइसोसेक्सुअल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है वही जीएनआरएच डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, और इसके कॉजेज में कॉन्स्टिट्यूशनल, मैकक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम और एंसेफेलाइटिस आते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी जीएनआरएच का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा वहां पर हम कहेंगे जीएनआरएच डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू, कंप्लीट और आइसोसेक्सुअल puberty. Okay, so basically there is premature activation of the endocrine pathway, the hypothalamic pituitary ovarian axis, that is called GnRH dependent precocious puberty. So hypothyroidism, primary hypothyroidism, it is not included in the GnRH dependent precocious puberty. So the right answer for this question will be C. Only 1, 2 and 4 they are included in the right option. Now, so this is the question number 86. Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list, है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें लिस्ट 1 में जात हरणी और लिस्ट 2 में उनके साइन और प्रेजेंटेशन दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो काश्यप संहिता रेवती कल्पाध्याय से पूछा गया है। राइट, तो ए जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है शुष्क रेवती। इसका जो राइट मैच होगा वो लिस्ट 2 का सेकंड पॉइंट, नो मिनार्क टिल द एज ऑफ 16 ईयर, है ना, 16 वर्ष की आयु तक भी जहां पर आर्तव का दर्शन नहीं होता उसको शुष्क रेवती कहते हैं। देन बी ऑप्शन था कटम्बरा, इट शुड बी मैच विद द पॉइंट 1 ऑफ लिस्ट 2, नेवर मेंस्ट्रुएट थ्रू आउट द होल लाइफ, है ना, जब पूरे जीवन में एक स्त्री को आर्तव का दर्शन नहीं होता तो उसको कटम्बरा कहते हैं। देन
लिस्ट वन में ऑप्शन सी दिया गया था दुर्धरा, तो दुर्धरा का जो है ऑप्शन 4 से मैच करना था। द वुमेन हुज एम्ब्रियो नॉट हैविंग कॉन्स्पिशियस बॉडी पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, जहां पर कि जो गर्भ है उसका बिना अंग डेवलपमेंट के नाश हो जाता है तो उसको दुर्धरा कहते हैं। एंड द D option of list 1 was Vikuta. It should be matched with the option 3 of list 2, menstruation abnormal in time, color and amount. तो according to time, color और amount में जब abnormal menstruation होता है तो उसको विकुटा कहते हैं। So इसका जो right आंसर था वो A ऑप्शन था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए थे मूड गर्भ की चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में। स्टेटमेंट वन था सचेतन मूड गर्भ शुड बी रिमूव्ड बाय दारण टू सेव द लाइफ ऑफ गर्भ एंड द वुमेन, है ना, सचेतन मूड गर्भ को दारण क्रिया के द्वारा गर्भ की और स्त्री की रक्षा के लिए बाहर निकालना चाहिए। और या स्टेटमेंट टू था विष्कंभ मूड गर्भ शुड बी रिमूव्ड बाय दारण टू सेव द लाइफ ऑफ अ वुमेन। तो देखिए जब आप मूड गर्भ चिकित्सा पढ़ते हैं सुश्रुत चिकित्सा 15 में, तो वहां पर एक श्लोक दिया गया है जिसमें बोला है सचेतनम चा शस्त्रेण न कथम चा न दारियेत, है ना, जो सचेतन गर्भ होता है उसका धारण नहीं करना चाहिए। दार्यमाणो ही जननी आत्मनम घातीयेत। ओके, अगर धारण किया जाता है तो जो स्त्री है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसमें जो स्टेटमेंट टू है विष्कंभ मूड गर्भ शुड बी रिमूव्ड बाय दारण टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन, दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इज नॉट करेक्ट, है ना, गर्भ में जो अंगों की उत्पत्ति होती है उसके विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, फुफ्फुस आर फॉर्म्ड बाय रक्तफेन, तो फुफ्फुस का जो निर्माण है वो रक्तफेन से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू, वृक्क आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सार भाग ऑफ द रक्त एंड मेद, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, रक्त और मेद के सार भाग से वृक्क का निर्माण होता है। स्टेटमेंट थ्री, हृदय इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रक्त पित्त प्रसाद, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो शोणित और कफ के सार भाग से होती है। यहां पर बोला गया है रक्त और पित्त, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट डी था कफ रक्त मांस और मांस सार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीवा, तो जीवा की भी जो उत्पत्ति होती है वो मांस रक्त और कफ के सार से होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो स्टेटमेंट सी इज नॉट करेक्ट, है ना, हृदय का जो निर्माण है वो शोणित और कफ के सार भाग से होता है, रक्त और पित्त के प्रसाद भाग से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 89, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। लिस्ट वन में मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दिया गया है, लिस्ट टू में इफेक्ट ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन कॉज बाय द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन दैट मंथ, ठीक है, तो वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट्स मंथ वाइज होते हैं। तो इसका जो राइट मैच था, फोर्थ मंथ में जो है गुरुगात्रता डेवलप होती है, फिफ्थ मंथ में बल वर्ण की हानि होती है, सिक्स्थ मंथ में कृष्णता उत्पन्न होती है, और सेवेंथ मंथ में क्लांत तमह ये मैनिफेस्टेशन आती है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वाज सी। ओके, दिस वाज द राइट मैच। तो ये जो क्वेश्चन है ये चरक शारीर 4/2023 से पूछा गया था, महती गर्भाव क्रांति, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, again this question was asked from the charak sharir, which one of the following fetus remains in the uterus for a long time and does not quiver, ठीक है, कौन सा ऐसा एक गर्भ व्यापद है या गर्भ की एबनॉर्मल स्टेट है जहां पर गर्भ लंबे समय तक गर्भाशय में रहता है और उसमें स्पंदन नहीं होता। अगर आप इस क्वेश्चन का हिंदी पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है स्पंदन नहीं होता।
सो लेट मी टेल यू, ये जो कंडीशंस हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। जैसे पर्टिकुलरली मैं बात करूं नागोदर की और उपविष्टक की, तो उपविष्टक में क्या होता है कि उष्ण तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का सेवन करने से योनि से निरंतर स्राव होता है, जिसकी वजह से गर्भ की वृद्धि नहीं होती और वो लंबे समय तक गर्भाशय में रहता है। ये उपविष्टक की प्रेजेंटेशन है। वहीं अगर हम बात करें नागोदर की, तो नागोदर में क्या होता है कि उपवास और व्रत कर्म करने से स्त्री के शरीर में वायु का प्रकोप होता है, और जब स्त्री स्नेह का सेवन बिल्कुल भी नहीं करती तो भी वायु का प्रकोप होता है, जिस कारण गर्भ की वृद्धि नहीं होती और वह लंबे समय तक गर्भाशय में रहता है और उसमें स्पंदन नहीं होता। उसमें लिखा गया है अस्पंदनश्च। सो नागोदर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम द चरक शारीर 8/26। क्वेश्चन नंबर 91, चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ बसंत मालती रस। ओके, बसंत मालती रस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खरपर भस्म होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भेषज रत्नावली से पूछा गया। बसंत मालती रस का जो ओरिजिनल रेफरेंस है वो रस पद्धति में मिलता है। देखिए, बसंत मालती रस जो होता है इसके अंदर स्वर्ण 1 भाग, मुक्ता 2 भाग, हिंगुल 3 भाग और मरीच जो है वो 4 भाग होता है। और इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में खरपर भस्म होती है जो कि 8 भाग प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर इस बसंत मालती रस में स्नेह या नींबू स्वरस की भावना दी जाती है। मधु और पिपली इसका अनुपान है और इसका जो यूज है वो जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, कास, श्वास और यक्ष्मा में है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जो आप फ्यूचर एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, तक्रारिष्ट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ। तक्रारिष्ट में निम्न में से कौन सा गुण है? पहला, वातानुलोमन। सेकंड, कफ वातानुलोमन। थर्ड, पित्त वातानुलोमन। डी, पित्त कफ अनुलोमन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कफ वातानुलोमन। कफ और वात का अनुलोमन करने वाला ये तक्रारिष्ट होता है और इसका जो रेफरेंस है वो चरक चिकित्सा अर्श चिकित्सा अध्याय 14/72 to 75, वहां से ये रेफरेंस पूछा गया है। तक्र के बारे में वैसे भी अगर आप पढ़ोगे तो 100 प्रकार के रोगों की तक्र एक मेडिसिन है, 80 प्रकार के वात रोग और 20 प्रकार के कफ रोगों को वो क्योर करती है। क्वेश्चन नंबर 93, अनुपान ऑफ अवले एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आचार्य शारंगधर। शारंगधर के अनुसार नीचे दिए गए कॉम्बिनेशंस में से अवले का अनुपान कौन सा है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी। अवले के अनुपान में यूष, पंचमूल का क्वाथ, वासा क्वाथ और दुग्ध दिया गया था। यहां पर भी जो ऑप्शंस हैं वो काफी कंफ्यूजिंग थे, क्लोजली रिलेटेड थे। एक जगह वासा का क्वाथ दिया है, एक जगह वासा का स्वरस दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन विद रिगार्ड टू चंद्रप्रभा वटी इज करेक्ट? है ना, चंद्रप्रभा वटी में जो ड्रग्स का रेशियो है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए था शिलाजीत एंड गुगलू, दे आर प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ 8 कर्श ईच। ऑप्शन बी, शिलाजीत 4 कर्श एंड गुगलू 8 कर्श। ऑप्शन सी, शिलाजीत 8 कर्श एंड गुगलू 4 कर्श। एंड ऑप्शन डी, शिलाजीत 2 कर्श एंड गुगलू 8 कर्श। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि चंद्रप्रभा वटी में शिलाजीत और गुगलू जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं और उनकी मात्रा 8 कर्श होती है। क्वेश्चन नंबर 95, अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली आबा गुगलू कंटेन्स। तो आबा गुगलू, लेट मी टेल यू, ये भग्न में दी जाने वाली एक औषधि है। इसमें ऑप्शन ए था गुगलू त्रिफला त्रिकटु एंड बबूल। ऑप्शन बी, गुगलू त्रिफला त्रिकटु एंड खदिर। ऑप्शन सी, गुगलू त्रिफला लोद्रेन पाठा। एंड ऑप्शन डी, गुगलू त्रिकटु लोद्रेन पाठा। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, आभा का मतलब ही होता है बबूल। ठीक है, तो आभा गुगलू में बबूल वाला जो कॉम्बिनेशन था जिसमें कि त्रिफला त्रिकटु गुगलू के साथ में बबूल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 95। नाउ क्वेश्चन नंबर 96,
अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, द डोज ऑफ एलादी गुटिका, यहाँ पे एलादी गुटिका की डोज जो कि शतशीर्ण चिकित्सा अध्याय में इंडिकेटेड है वो पूछी गई थी। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप शतशीर्ण चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे तो एलादी गुटिका जो है वो अक्ष मात्रा में प्रयोग की जाती है। और ये जो एलादी गुटिका है, बेसिकली इसको ग्रीष्म ऋतु में निर्माण करते हैं। ये रक्तपित्त, शतशीर्ण की अवस्था में और वृष्य और तर्पण करने वाली एक औषधि होती है जिसको कि हम पढ़ते हैं। सो अक्ष मात्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, विद रेफरेंस ऑफ नारायण चूर्ण, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, है ना। तो लिस्ट वन में नारायण चूर्ण के अनुपान और लिस्ट टू में अनुपान के अकॉर्डिंग उसके इंडिकेशन दिए गए थे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, राइट। देखिए जो नारायण चूर्ण है उसका इंडिकेशन प्राइमरीली उदर रोग में है, और उदर रोग में उसको तक्र के अनुपान के साथ में यूज किया जाता है, राइट। देन गुल्म की अवस्था में बदराम्बू या बदर के स्वरस के साथ में उसको प्रयोग किया जाता है। आनंद वात में नारायण चूर्ण को सुरा के साथ में प्रयोग करते हैं। वात रोग के साथ में नारायण चूर्ण को प्रसन्ना के साथ देते हैं। विट संग में नारायण चूर्ण को दधी मंड के साथ दिया जाता है। अर्श में नारायण चूर्ण को दाढ़ी मांबू के साथ में देते हैं। परिकर्तिका में वृक्षाम्ल स्वरस इस द अनुपान, और अजीर्ण में उष्ण जल इज द अनुपान। ओके, सो द राइट मैच फॉर दिस क्वेश्चन कि यहां पर दिया गया है उष्ट्री दुग्ध, तो इसको उदर रोग के साथ में मैच करना था। ऑल्दो उष्ट्री दुग्ध जो है वो चरक चिकित्सा के नारायण चूर्ण वाले श्लोक में नहीं आता, वहां पर तक्र आता है, बट द बेस्ट मैच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विल बी उष्ट्री दुग्ध। देन दधी मस्तु, ये दिया जाएगा विड भेद में, विड भेद इसका राइट मैच होगा। सुरा आद्यमान में, और दाड़िम स्वरस जो है वो अर्श में दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, अगेन दिस वाज आस्क इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट वन में विभिन्न प्रकार के तेल दिए गए हैं और लिस्ट टू में उनकी इंडिकेटेड डिजीज कंडीशन दी गई है। तो बेसिकली लिस्ट वन में जो करंज तेल है, इट शुड बी मैच विद द ऑप्शन 4 ऑफ लिस्ट टू। जात्यादि तेल, it has to be matched with the nak dant shat, the traumatic condition. Then arc tail should be matched with the skin condition of kachu, pama and vicharchika. And bilv tail, it is very widely used in the badhirya. And the right option for this question would be A, right? So this was the right answer. Then question number 99, which of the following anti-emetic drugs are prokinetic? So let me tell you what are prokinetic agent. They are the drugs which promote gastrointestinal transit, or these are the drug which increases gastric emptying. Okay, so this is the definition of prokinetic agents. So यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था डोमपेरिडोन, डॉक्सिलामीन, ग्रेनिसेट्रॉन और सिसाप्राइड। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 and 4। डोमपेरिडोन एंड सिसाप्राइड, दे आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट। लेट मी टेल यू, अगर हम बात करें डॉक्सिलामीन की, तो डॉक्सिलामीन जो है वो बेसिकली एक सिडेटिव H1 एंटी हिस्टामिनिक है जो पायरिडॉक्सिन के साथ में मॉर्निंग सिकनेस में दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और ग्रेनिसेट्रॉन जो है वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था प्रोकाइनेटिक एजेंट। एंड लेट मी शो यू अ टेबल फ्रॉम केडीटी
केडीटी फार्माकोलॉजी से ये टेबल मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ पे एंटीमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो। तो जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं उसमें डोमपेरिडोन भी इंक्लूडेड है और सिसाप्राइड भी इंक्लूडेड है, जबकि 5-HT3 एंटागोनिस्ट में ग्रेनीसेट्रॉन आता है, ठीक है। और बेसिकली H1 एंटी स्टामिनिक के कैटेगरी में डॉक्सेलामीन आती है, जो मैंने आपको बताई थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस में यूज की जाती है। देन देर इज क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पूछे गए थे। यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको चूज करने थे। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्राजोसिन एंड फेंटोलामीन। These both are alpha adrenergic blocker, and let me tell you one more thing कि जो प्राजोसिन है it is specific alpha 1 blocker, whereas phentolamine is non-selective alpha blocker. It means it blocks alpha 1 and alpha 2 both receptor. Okay, alpha 1 and alpha 2 both receptor. ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और लाबेटालॉल जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। सो लेट मी शो यू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स फ्रॉम द केडीटी फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उसमें प्राजोसिन और दूसरा फेंटोलामीन, ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। बाकी के जो इसमें ऑप्शन दिए गए थे वो जैसे कि लाबेटालॉल वो अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, और जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वो बेसिकली वेसोडाइलेटर है, एंड वेसोडाइलेटर में भी पर्टिकुलरली आर्टीरियोलर और वेनोडाइलेटर बोथ। देन क्वेश्चन नंबर 101, एलेंटोलैक्टोन इज फाउंड इन लवंग ऑयल, पुष्कर मूल ऑयल, एरंड ऑयल और जिंजर ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो पुष्कर मूल ऑयल है। पुष्कर मूल ऑयल में एलेंटोलैक्टोन पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 102, द वीर्य ऑफ लवंग इज। तो लवंग का वीर्य क्या होता है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी शीत वीर्य। लवंग का जो वीर्य है वो शीत होता है। क्वेश्चन नंबर 103, पारिजात बिलोंग्स टू दी बोटानिकल फैमिली। यहाँ पे पारिजात की बोटानिकल फैमिली जो है वो पूछी गई थी। सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओलिएसी, है ना। पारिजात जो है वो ओलिएसी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक प्लांट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश बकुल इज मेंशन्ड इन विच वर्ग। किस वर्ग के अंतर्गत बकुल का डिस्क्रिप्शन भाव प्रकाश के द्वारा किया गया है? सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पुष्प वर्ग। भाव प्रकाश ने बकुल का वर्णन पुष्प वर्ग के अंतर्गत किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, आस्वाद्यमानो देहस्य इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच रस। आस्वाद्यमानो देहस्य किस रस के विषय में बोला गया है? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान 10th चैप्टर से पूछा गया है। उस अध्याय का नाम रस भेदी अध्याय है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी होगा, मधुर रस। मधुर रस के विषय में अष्टांग हृदय में बोला गया है आस्वाद्य मानो देह से, मतलब ऐसा रस जो शरीर की पुष्टि करता है। देन क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेप ऑफ द इंसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ परिस्रावी भगंदर। ओके, तो बेसिकली परिस्रावी जो भगंदर है उसमें कफ दोष की डोमिनेंस होती है, राइट, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंसीजन जो है वो बताए गए हैं। तो इनमें से कौन से इंसीजन परिस्रावी भगंदर में इंडिकेटेड नहीं है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, गोतीर्थक। सो लेट मी टेल यू कि जो गोतीर्थक टाइप ऑफ इंसीजन है वो तो शतपोनक भगंदर में यूज किया जाता है ना। और शतपोनक भगंदर जो है वो वात की प्रधानता से होने वाला भगंदर होता है। बाकी खरजूर पत्रक, चंद्र चक्र या चंद्र अर्धम, ये तीनों प्रकार के जो इंसीजन हैं ये परिस्रावी भगंदर में यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सुश्रुत चिकित्सा 15/12 से पूछा गया है, वहां पर आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं। Okay, so this is the right answer for this question. Now, question number 107. According to Acharya Sushruत,
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू कट ओपन द क्रेनियल बोन्स इन मूड गर्भ। मूड गर्भ में गर्भ के सिर का विदारण करने के लिए कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का या शस्त्रों का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या था? मंडलाग्र और अंगुली। ऑप्शन बी था शंकु और अंगुली। ऑप्शन सी था शंकु और मंडलाग्र। और ऑप्शन डी था शंकु और वेतस्पत्र। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये सुश्रुत चिकित्सा 15/12 का रेफरेंस है। तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि जब भी मूड गर्भ का सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है तो 3 शस्त्र हम पढ़ते हैं। एक है मंडलाग्र, दूसरा है अंगुली और तीसरा है शंकु। इनमें भी स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं कि जो मंडलाग्र और अंगुली हैं इनका यूज मूड गर्भ के सिर का विदारण करने के लिए, मतलब उसको कट ओपन करने के लिए किया जाता है। और जो शंकु होता है, क्योंकि वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको फिर डेड फीटस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो विदारण के लिए यूज नहीं होता। सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, मंडलाग्र एंड अंगुली। मंडलाग्र और अंगुली का जो प्रयोग है वो मूड गर्भ के सिर का विदारण करने के लिए करते हैं, शंकु को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 108, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लक्षण ऑफ पादहर्ष? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सुश्रुत निदान 1 से पूछा गया है, वात व्याधि निदान से। और श्लोक नंबर 81 में आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं, राइट। तो ये जो पादहर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण मिलता है? ऑप्शन ए था सुप्तता, बी वॉज रुजा, सी वॉज दाह एंड डी वॉज वेपन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, दाह। क्वेश्चन नंबर 109, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असाध्य लक्षण ऑफ अर्दितवात? ठीक है, अर्दित जो व्याधि सुश्रुत के द्वारा वात व्याधि निदान में मेंशन की गई है, अगेन इट इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सुश्रुत निदान, राइट। तो अर्दित का कौन सा एक असाध्य लक्षण नहीं है? ओके, तो ऑप्शन ए वाज वेपन, so this is included in the poor prognostic signs of ardit. B was क्षीणता, this is also included. C was animish aksh, है ना, animish aksh means when the patient of facial palsy or ardit is not able to close his eyes, right? And the option D was rakta alpata. So the right choice for this question will be D, rakta alpata. Rakta alpata is not included in the asadhya lakshan of arditvat. Question number 110, according to Acharya Sushruta, which one of the following is not used as a दहन उपकरण? निम्नलिखित में से कौन सा दहन उपकरण के रूप में यूज नहीं होता अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? सो ऑप्शन ए वाज लौह, बी वाज पिप्पली, सी वाज श्रृंगी एंड डी वाज मधु। सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन वाज सी, श्रृंग। देखिए श्रृंग जो होता है ना वो रक्त मोक्षण करने के लिए एक टूल होता है, और जब वात की दुष्टि होती है रक्त के अंदर तो हम श्रृंग का प्रयोग करते हैं, राइट। तो श्रृंग तो एक रक्त मोक्षण का टूल है, वो दहन का उपकरण नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है वो सुश्रुत सूत्र 12th चैप्टर के 4th श्लोक से पूछा गया, वहां पे दहन उपकरण का वर्णन सुश्रुत ने किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रस गुण वीर्य ऑफ गोमूत्र? निम्नलिखित में से कौन सा गोमूत्र के रस गुण वीर्य में आता है? सो ऑप्शन ए वाज कटु तीक्ष्ण एंड उष्ण, बी वाज कटु तीक्ष्ण एंड शीत, सी वाज कटु रूक्ष एंड उष्ण एंड डी वाज तिक्त रूक्ष एंड उष्ण। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, कटु तीक्ष्ण और उष्ण। ये जो हैं गोमूत्र के रस गुण और वीर्य क्रमशः होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सुश्रुत सूत्र 45 चैप्टर के 120th श्लोक से पूछा गया है, गोमूत्र के गुण हैं वो वहां पे दिए हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस पानीय क्षार इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? सो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी गई थी
और उनको रीड करने के बाद आपको राइट ऑप्शन चूज करना था। तो स्टेटमेंट 1 में रक्त पित्त, बाल, मद और मूर्छा डिजीज का कॉम्बिनेशन दिया गया था। 2 में अतिसार, ग्रहणी, मूर्छा दिया गया था। 3 में भ्रम, ज्वर और तिमिर दिया गया था। और 4 में किलास, अतिसार, ग्रहणी और मद दिया गया था। एंड उसके बाद इन कोड्स के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चूज करना था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में कौन सी डिजीज दी गई है? रक्त पित्त, बाल, मदमूर्छा, भ्रम, ज्वर और तिमिर। इन अवस्थाओं में पानी या क्षार, जो इंटरनल यूज होने वाली क्षार होती है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 11/8 का है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। इन सुश्रुत संहिता आभ्यंतर गते सारे हैज बीन मेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए आभ्यंतर गते सारे बोला गया है? ऑप्शन ए ओजस, बी अस्थि, सी मज्जा एंड डी मस्तुलुंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी अस्थि। तो जैसे एक वृक्ष में उसके अंदर का सार भाग होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो है वो अस्थियां होती हैं, और अस्थियों के लिए ही आभ्यंतर सार बोला गया है। और ये क्वेश्चन बीएचयू पीजी एंट्रेंस 2016 में भी पूछा गया है। सो एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो बीएचयू में भी पूछा गया था और यूपीएससी 24 के रिटन एग्जाम में भी पूछा गया था। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 114, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अस्थि संधि कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोग मार्ग? कौन से रोग मार्ग में अस्थि और संधि इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू चरक? ऑप्शन ए अभ्यंतर, बी वाय, सी मध्यम एंड डी वाय आभ्यंतर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी मध्यम रोग मार्ग। सो लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है चरक सूत्र 11/48 से पूछा गया है, त्रिस्त्रैष्णी अध्याय से। और वहां पर त्रिविध रोग मार्गों का वर्णन करते हुए चरक ने बोला कि जो आभ्यंतर रोग मार्ग है उसके अंदर कोष्ठ आता है, वाय रोग मार्ग में रक्तादि धातु और त्वचा इंक्लूड होती है, और मध्यम रोग मार्ग में मर्म, अस्थि और संधि इंक्लूड की जाती है। सो लेट मी टेल यू कि देखिए अस्थि जो है वो रक्तादि धातु में ही इंक्लूड होकर के वाय रोग मार्ग में आती है। यहां पर बोला गया है अस्थि संधि। तो अस्थि संधि का मतलब अस्थियों के बीच में होने वाली संधियां मींस जॉइंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ टाइप ऑफ मध्यम रोग मार्ग। और अक्सर ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो आप फ्यूचर एग्जाम में भी इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज अकर्स इन रोहिणी लेयर ऑफ त्वचा? तो त्वचा के जो विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं उनमें रोहिणी लेयर में कौन सी डिजीज होती हैं? ऑप्शन ए वाज किलास एंड तिलकालक, ऑप्शन बी कुष्ठ एंड विसर्प, ऑप्शन सी अपची एंड अर्बुद, एंड ऑप्शन डी विदृधि एंड अर्श। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी अपची एंड अर्बुद। ओके, सो लेट मी टेल यू कि जो तिलकालक व्याधि है ये बेसिकली लोहिता त्वचा में होती है, राइट। कुष्ठ और विसर्प जो व्याधियां हैं ये वेदनी लेयर ऑफ त्वचा में होती हैं, राइट। किलास जो है वो ताम्रा लेयर ऑफ स्किन में होता है, राइट। अर्श और विदृधि जो हैं वो मांस धरा में होते हैं, और जो अपची और अर्बुद हैं, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो रोहिणी में होता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड हैव अप्रोच द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंसिडर्ड एज मूल ऑफ प्राणवय शोतस? यहाँ पे प्राणवय शोतस के मूल जो हैं वो पूछे गए थे। सो ऑप्शन ए वाज तालु एंड क्लोम, ऑप्शन बी वाज कंठ एंड फुफ्फुस,
ऑप्शन सी वाज हृदय एंड रसवाही धमनी एंड ऑप्शन डी वाज यकृत प्लीहा एंड रक्तवाही धमनी, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो तालु और क्लोम है ये तो उदक स्रोतस के मूल हैं, राइट। उसके बाद जो कंठ और फुफ्फुस हैं ये किसी भी स्रोतस के मूल एज सच नहीं दिए गए हैं, सो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन सी जहां पर कि हृदय और रसवाही धमनी दी गई है, सो दिस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी में दिया गया था यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनी, तो ये तो रक्तवय स्रोतस के मूल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो अप्रोच कर सकते थे, और ये जो क्वेश्चन है वो सुषुप्त शारीर 9/12 यहां से पूछा गया है, सो दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 117, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द मात्रज भाव ऑफ गर्भ, गर्भ के मात्रज भाव में निम्नलिखित में से कौन सा आता है। ऑप्शन ए अस्थि शिरा स्नायु, ऑप्शन बी बल वर्ण और वृद्धि, ऑप्शन सी इंद्रिय और आयु, एंड ऑप्शन डी मांस रक्त एंड हृदय। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी मांस रक्त और हृदय। देखिए जब भी हम गर्भ के षट धात्वात्मक भाव को पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी सॉफ्ट पार्ट आते हैं वो सारे मात्रज भाव होते हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो अस्थि शिरा स्नायु जो है वो पित्रज भाव है, राइट। बल वर्ण जो है वो रसज और सात्म्यज दोनों भाव के अंदर आता है। इंद्रिय और आयु ये जो है आत्मज भाव के अंदर आता है, और मांस रक्त और हृदय जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये मात्रज भाव के अंदर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सुषुप्त शारीर 3/31 वहां से पूछा गया, दिस इज द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, हेलिसिन आर्टरी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, हेलिसिन आर्टरी कौन से ऑर्गन में मिलती है। ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी स्क्रॉटम, ऑप्शन सी वल्वा एंड ऑप्शन डी पेनिस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पेनिस। पेनिस में हेलिसिन आर्टरी, और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। पेनिस में बेसिकली इंटरनल पुडेंडल आर्टरी होती है और उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, सेकेंड वन इज dorsal artery of penis, and third one is artery of bulb of penis। इनमें से भी जो डीप आर्टरी ऑफ पेनिस होती है, क्योंकि इसका जो कोर्स है वो स्पाइरल होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइरल कोर्स इट इज कॉल्ड एज हेलिसीन आर्टरी। ओके, सो हेलिसीन आर्टरी कहां प्रेजेंट होती है, पेनिस में। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119, रोटेटर कफ ऑफ द शोल्डर इज फॉर्म्ड बाय द टेंडन्स ऑफ, कौन कौन सी मसल्स के टेंडन से रोटेटर कफ की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन ए वाज सबस्कैपुलरिस, पेक्टोरलिस माइनर एंड टेरिस माइनर, ऑप्शन बी टेरिस मेजर, टेरिस माइनस, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस, ऑप्शन सी सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, एंड ऑप्शन डी टेरिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर एंड ट्रेपीजियस। तो ये क्वेश्चन एनाटॉमी से पूछा गया था, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। तो बेसिकली रोटेटर कफ जो है वो सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर के टेंडन से मिलके बनता है। सो दिस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, which one of the following features is not present in the large intestine? Option A was pear patches, option B tinea coli, option C appendices epiploicae, and option D sacculations. So the right choice for this question is pear patches। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी के 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं,
पेयर पैचेस नहीं होते। पेयर पैचेस तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में पढ़ते हैं, और पेयर पैचेस जो होते हैं वो बेसिकली टाइफॉइड में भी एक अफेक्टेड साइट होती है जहां पे टाइफॉइड अल्सर बनते हैं। ओके, सो पेयर पैचेस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। दे आर नॉट प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द इलियम पार्ट। क्वेश्चन नंबर 121, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, गंडस्य पार्श्वेतु करोति कंपनम हनुग्रहम लोचन रोगन आर दी लक्षण ऑफ विच व्याधि। सुश्रुत के अनुसार गंड पार्श्व में कंपन होना, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चीक व्हेन देयर इज फीचर ऑफ कंपन, हनुग्रह मींस स्टिफनेस इन द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, एंड लोचन रोग द डिजीज इज रिलेटेड टू आई। ये कौन सी व्याधि के लक्षण में आता है? तो ऑप्शन ए था अर्धाउभेदक, बी था अनंतवात, सी था शंखक, और डी था सूर्यावर्त। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, अनंतवात। अनंतवात में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो सुश्रुत उत्तर तंत्र 25 बाय 13 एंड 14 श्लोक से पूछा गया। दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, अष्टविध मूत्र इज यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अष्टविध मूत्र का निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि में प्रयोग है? A was उदरशूल, B was नेत्रशूल, C was सिराशूल, and D was कर्णशूल. So the question was very straightforward. It was asked from the Sushruत उत्तर तंत्र again. The right answer for this question is D, कर्णशूल। कर्णशूल में अष्टविध मूत्र का कर्ण पूर्ण करने का विधान आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है। और ये क्वेश्चन सुश्रुत उत्तर तंत्र 21 बाय 27 श्लोक से पूछा गया। दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, पिष्टक रोग अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द आई? ऑप्शन ए वाज नेत्र पटल, ऑप्शन बी नेत्र संधि, ऑप्शन सी कृष्ण मंडल, एंड ऑप्शन डी शुक्ल मंडल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, शुक्ल मंडल। शुक्ल मंडल में होने वाली एक व्याधियों में पिष्टक नाम का रोग आता है। और ये जो क्वेश्चन है अगेन सुश्रुत उत्तर तंत्र 4 बाय 3 एंड 4 श्लोक से पूछा गया है। दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। शुक्लगत रोगों के अंदर पिष्टक रोग का डिस्क्रिप्शन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, वेबर टेस्ट इज डन फॉर द असेसमेंट ऑफ ऑप्शन ए विजन, ऑप्शन बी हेयरिंग, ऑप्शन सी स्मेल, एंड ऑप्शन डी स्पीच। So the right answer for this question is option B, hearing. So basically in Weber test, a vibrating tuning fork is placed on the vertex or forehead of the patient, and then patient is asked in which ear he or she hears the sound. So basically in a case of conductive deafness, the sound is lateralized to the worse ear, or in case of sensory neural deafness, the sound is lateralized to the better ear. And in the Weber test, the sound travels to the cochlea directly through the bone. So this is the mechanism of Weber test, how it assesses the hearing and how is the interpretation. Now question number 125, according to Ashtang Hriday, कोकिलावर्ती is used in which of the following व्याधि? राइट, तो ऑप्शन ए अर्धाउभेदक, ऑप्शन बी अधिमंत, ऑप्शन सी तिमिर, एंड ऑप्शन डी पुयालिस। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, तिमिर। तिमिर में अष्टांग हृदय ने कोकिलावर्ती का वर्णन किया है, और अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 13 से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ना। तिमिर प्रतिषेध वाला जो अध्याय है उसके 70th श्लोक से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, वहां पर आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 126, an adolescent boy aged 16 years came to the ENT OPD with profuse recurrent spontaneous epistaxis along with nasal obstruction, denasal speech, conductive hearing loss, and mass in the nasopharynx. What will be the most probable diagnosis? तो यहां पर एक 16 ईयर एडोलसेंट बॉय का क्लिनिकल सिनारियो दिया गया है जो कि रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस को लेकर के प्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे थॉर्नवॉल्ट सिस्ट, नेक्स्ट नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, सी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एंड डी श्वानोमा। सो द राइट
option for this question will be B, nasopharyngeal angiofibroma. Okay, so let me tell you the causes of recurrent epistaxis. It can be due to retained foreign body, right? It can be due to intranasal steroidal therapy, intranasal steroids. It can be due to hemorrhagic disease like ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, or von Willebrand disease, right? In which one of the coagulation factor is deficient. Then it can be due to nasal parasitosis, when some parasite is present inside the nose, nasal parasitosis. And the last and the most important cause is angiofibroma, which is particularly suspected in the adolescent boys. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बड़ी एक हिंट उन्होंने दी थी, एज एडोलसेंट बॉय जो कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के साथ में प्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज द राइट आंसर, नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा. नाउ क्वेश्चन नंबर 127. Salivary calculus is most commonly found in option A, floor of mouth, option B, sublingual gland, option C, submandibular gland, and option D, submental gland. So the right option for this question will be C, submandibular gland. So let me tell you, जो salivary calculus होता है वो 90% submandibular gland में मिलता है और 10% केसेस में पैरोटिड ग्लैंड में मिलता है, राइट. और बेसिकली ये जो स्टोन्स होते हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं. And in 80% cases, the stones are radio opaque, so they can be detected through X-ray. And in 20% cases, they are radiolucent. So for the diagnosis of same, psilography is done. ठीक है, psilography. So additional detail you can remember for your future exams. Question number 128. In which of the following conditions क्लेयर थॉमसन क्यूरेट इज यूज्ड? क्लेयर थॉमसन क्यूरेट का यूज किस कंडीशन में किया जाता है? ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स, ऑप्शन सी, टू क्लियर द मैक्सिलरी साइनस, एंड ऑप्शन डी, एक्सीजन ऑफ एपिग्लॉटिस. सो द राइट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, रिमूवल ऑफ एडिनॉइड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 129. In which of the following conditions the characteristic beading of vast differences found? Beating of vast differences found. So option A, orchitis, option B, epididymo-orchitis due to tuberculosis, option C, torsion of testis, and option D, filariasis. So the right choice for this question will be epididymo-orchitis due to tuberculosis, option B. Then question number 130. The most common benign tumor of liver is option A, hepatic adenoma, option B, hemangioma, option C, focal nodular hyperplasia, and option D, lipoma. So the right choice for this question is B, hemangioma. ओके, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर, सो हेमेंजियोमा इसकी राइट चॉइस होगी. लेट मी टेल यू, द मोर स्पेसिफिक आंसर इज कैवर्नस हेमेंजियोमा. ओके, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, तो हेमेंजियोमा यहाँ पे दिया गया था, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. देन अगर हम बात करें फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया की, सो ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है एडल्ट वुमेन में. अगर हम बात करें हिपैटोसेलुलर एडिनोमा की, तो ये एक बिनाइन कंडीशन होती है यंग वुमेन में. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर पूछा गया था लिवर का, तो वो कैवर्नस हेमेंजियोमा हो. क्वेश्चन नंबर 131. Most commonly used screening test for the diagnosis of acute pancreatitis. Option A was serum albumin, option B, serum calcium,
option C serum urea, and option D serum amylase. So the right answer for this question will be option D serum amylase. Okay, so whenever there is pancreatitis, there is inflammation in the pancreatic cells and there is release of the amylase enzyme, and that is the uh, one of the most common marker for acute pancreatitis. Question number 132. Carcinoma of breast is most commonly found in which quadrant of breast? Option A, upper outer quadrant. Option B, upper inner quadrant. Option C, lower outer quadrant. And option D, lower inner quadrant. So the right answer for this question will be upper outer quadrant. इसी क्वाड्रेंट में सबसे कॉमनली सी ए ब्रेस्ट जो है वो होता है. क्वेश्चन नंबर 133. According to Acharya Sushruta, administration or use of SHAR is not contraindicated in which one of the following sites? कहां पर शार का प्रयोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? ऑप्शन ए मर्म, ऑप्शन बी नाभि, ऑप्शन सी संधि एंड ऑप्शन डी गुदा. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी गुदा. देखिए बाकी की जो 3 साइट्स यहाँ पे दी गई हैं, मर्म, नाभि और संधि, यहाँ पर शार का जो प्रयोग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. गुदा में शार का प्रयोग करते हैं. अर्श एक कॉमन इंडिकेशन है जहां पर गुदा में शार का प्रयोग किया जाता है. और ये जो क्वेश्चन है ये सुश्रुत सूत्र 11th चैप्टर से 31th श्लोक से पूछा गया. वहां पर आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं. इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 134. अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, अपक्व पीड़िका should be treated in the lines of which one of the following condition? अपक्व पीड़िका का जो चिकित्सा है वो किसके समान करना चाहिए? ऑप्शन ए ऊर्णवत उपचार, ऑप्शन बी विसर्पवत उपचार, ऑप्शन सी नाड़ी व्रणवत उपचार एंड ऑप्शन डी शोफवत उपचार. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी शोफवत उपचार. ये जो क्वेश्चन है सुश्रुत चिकित्सा 8th चैप्टर से पूछा गया है एंड दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Right? Then question number 135. According to Acharya Sushruta, which one of the following sites is suitable for vein puncture? Means सिरा वेदन in the management of ग्रदसी. तो सुश्रुत के अनुसार कौन सी एक साइट पर सिरा वेदन करना चाहिए ग्रदसी के केस में? ऑप्शन ए वाज 2 fingers above the जानु संधि. ऑप्शन बी वाज 2 fingers below the जानु संधि. ऑप्शन सी वाज 4 fingers above or below. Option C was 4 fingers above or below the Janu Sandhi, and option D was 4 fingers below the Janu Sandhi only. Okay, so let me tell you, in the management of Gradasi, Charak has indicated Sira Karma in between Gulf and Kandara. Okay, this is according to Charak. Then Acharya Vagbhat has considered the process of Sira Vedan, 2 fingers above or below the Janu Sandhi, and Acharya Sushruta has considered of doing Sira Vedan 4 fingers above or below the Janu Sandhi. So option C is the correct answer for question number 135. Then question number 136. Which of the following are the paired cartilages of larynx? Okay, option A was question number 136. Which of the following are the paired cartilages of larynx? Option A arytenoid, corniculate and thyroid. Option B arytenoid, corniculate and cricoid. Option C arytenoid, corniculate and epiglottic. And option D arytenoid, corniculate and cuneiform. So the right option for this question will be D, that is arytenoid, corniculate and cuneiform. सो लेट मी टेल यू कि लैरिंग्स में 2 टाइप ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड. तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है ये है पेयर्ड. और उसके अलावा जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होती हैं उसके अंदर थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिक,
ये जो 3 कार्टिलेजेस होती हैं, दे आर द अनपेयर्ड कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स. सो ऑप्शन डी is the right choice for this question. Okay. Then question number 137. According to Acharya Charak, satat sandhi shabd gaminah is the characteristic of वात प्रकृति पुरुष ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुणा. है ना, वात के किस एट्रीब्यूट की वजह से वात प्रकृति पुरुष में सतत संधि शब्द गामिना होता है. मतलब जो क्रैपिटेशन जॉइंट से प्रोड्यूस होती है वो वात के किस एट्रीब्यूट की वजह से होती है. ऑप्शन ए वॉज विशद, ऑप्शन बी वॉज रूक्ष, ऑप्शन सी वॉज लघु एंड ऑप्शन डी वॉज परुष. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज द विशद गुण. ओके, सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम दी चरक विमान 8. और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो लेट मी टेल यू, जो वात का विशद गुण होता है उसकी वजह से वात प्रकृति पुरुष के स्फुटित अंग अवयव और प्रतत संधि शब्द होता है. प्रतत संधि शब्द गामिना. सो दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट. फिर वात के रूक्ष गुण की वजह से रूक्षाचिता, अल्प शरीर, प्रतत रूक्ष छाम, सन्न सक्त जर्जर स्वरा, सन्न सक्त जर्जर स्वरा जागरूकहा. मतलब उनको जो नींद है वो देर से आती है, उनका जो स्वर है वो रूक्ष सन्न सक्त जर्जर होता है और उनका शरीर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक स्टेट में नहीं होता, रूक्ष होता है. फिर वात के लघु गुण के कारण वात प्रकृति पुरुष में लघु चपल गति, चेष्टा, आहार, व्यवहार होता है. राइट. और वात के परुष गुण के कारण परुष, केश, समश्रु, रोम नख दशन, वदन और पाणीपात जैसी आउटकम्स देखने को मिलती है. ओके, तो ये फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वजह से क्या फिनोटिपिक चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं वो याद रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 138. अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सार कंप्राइजेस ऑफ लक्षण मृदुवंग बलवंता. मृदुवंग बलवंता कौन से सार पुरुष का लक्षण है. सो ऑप्शन ए वॉज मानसार, ऑप्शन बी वॉज मेदोसार, ऑप्शन सी वॉज मज्जासार एंड ऑप्शन डी वॉज शुक्रसार. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, मज्जासार. और ये जो क्वेश्चन है अगेन चरक विमान 8 से पूछा गया है. तो देखिए मज्जासार का जो लक्षण है चरक ने बोला है मृदुवंग बलवंतः स्निग्ध वर्ण स्वरा स्थूल दीर्घ वृत्त संधि. स्थूल दीर्घ वृत्त संधि. तो ये मज्जासार पुरुष का लक्षण बोला गया है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 139. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शरीर वृद्धिकर भाव. तो शरीर वृद्धिकर भाव में कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है. सो लेट मी टेल यू कि शरीर वृद्धिकर भाव का जो डिस्क्रिप्शन है वो चरक ने शारीर स्थान में किया है. और शरीर वृद्धिकर भाव 4 होते हैं जिसके अंदर काल योग आता है. काल योग का मतलब होता है कि जो ग्रोइंग फेज होता है, जैसे प्यूबर्टी में ग्रोथ का स्पर्ट आता है, राइट. देन सेकंड इज स्वभाव संसिद्धि, मीन्स नेचुरली
एक एज में जो है वो ग्रोथ हो देखने को मिलती है, स्वभाव संसिद्धि। देन थर्ड फैक्टर इज आहार सौष्ठव, मीन्स डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स जिस एज ग्रुप में रिक्वायर्ड होते हैं उनका मिलना। और अविघात, अविघात मतलब किसी भी प्रकार का मनोविघात या व्यवसाय इत्यादि का प्रेजेंट ना होना। तो ये जो चार फैक्टर हैं ये शरीर वृद्धिकर भाव में आते हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा शरीर वृद्धिकर भाव में इंक्लूडेड नहीं है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, सत्व संपन्न इज नॉट इंक्लूडेड इन दी शरीर वृद्धिकर भाव अकॉर्डिंग टू चरक। क्वेश्चन नंबर 140, एज एक्सप्लेन बाय डल्हण आचार्य द कमेंटेटर ऑफ सुश्रुत संहिता, पूरण फंक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायु। पूरण निम्नलिखित में से वायु के किस प्रकार का कर्म है? ए व्यान वायु, बी समान वायु, सी प्राण वायु एंड डी अपान वायु। सो द ऑप्शन सी प्राण वायु इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू, जो व्यान वायु है उसके कर्मों में डल्हण के द्वारा प्रस्पंदन कर्म बोला गया है। प्रस्पंदन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स को रेगुलेट करना। समान वायु के कर्मों में उन्होंने बोला है विवेक, विवेक का मतलब होता है रस मूत्र पुरीश को सेपरेट करना। प्राणवायु के कर्म में उन्होंने बोला है पूरण, पूरण का मतलब होता है कि आहार के द्वारा आमाशय का पूरण करना। और अपान वायु के फंक्शंस में उन्होंने बोला है धारण, यानी कि मूत्र पुरीश शुक्र इत्यादि को धारण करना। और उसमें जो पांचवी प्रकार की वायु है वो है उदान वायु, जिसके कर्मों में उन्होंने बोला है उद्वहन। तो उद्वहन का मतलब होता है इंद्रियों का धारण करना, ये फंक्शन उदान वायु का बोला गया। तो प्राण वायु के कर्मों में पूर्ण कर्म यहाँ पे बोला गया। दिस इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 141, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लीहा वृद्धि इज सीन? ऑप्शन ए मेदोशय, ऑप्शन बी रक्तशय, ऑप्शन सी अस्थिशय एंड ऑप्शन डी मज्जाशय। So the right option for this question will be A, Medoshay, and this question was asked from the Ashtang Hriday, सूत्र 11/18 दोषादि विज्ञानीय अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो लेट मी टेल यू द रीजन ऑफ प्लीहा वृद्धि इन मेदोशय। सो व्हाट रियली हैपेंस कि जब भी हम मेद की बात करते हैं तो एक मेद उदर में होता है, दूसरा मेद अस्थियों में होता है जिसको हम सरक्त मेद कहते हैं। ओके, एंड वी कैन कंसिडर्ड so we can consider सरक्त मेद एज बोन मैरो, राइट। और बोन मैरो में क्या होता है? हेमाटोपोइसिस होती है। सो इन कंडीशंस व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ bone marrow or when there is some defect in the bone marrow because of which the blood cells are not formed effectively, what happens? There is hematopoiesis in the extramedullary sites। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो लिवर और स्प्लीन है, दे आर द साइट्स ऑफ हेमाटोपोइसिस, दे आर द एक्स्ट्रामेडुलरी साइट्स, मींस बियॉन्ड द बोन मैरो। सो व्हेन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस इन एक्स्ट्रामेडुलरी साइट्स, देयर इज प्लीहा वृद्धि और वी कैन से स्प्लीनोमेगाली। सो दिस इज द रीजन ऑफ प्लीहा वृद्धि इन मेदोशय। क्वेश्चन नंबर 142, which one of the following conditions is seen in the lesion of optic nerve? Option A, contralateral homonymous hemianopsia, option B, ipsilateral complete anopsia, option C, bitemporal hemianopsia, and option D, macular sparing. So the right option for this question will be ipsilateral complete anopsia. So to answer this question you have to understand the terminology and the optic pathway. So let me show you an image from the Harrison. अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिक पाथवे है वो दिया गया है। तो दिस इज द ऑप्टिक नर्व, you can see over here, right? So when there is lesion at this site, it will produce the abnormality of ipsilateral anopsia, which was the right choice for the question. Then there is optic chiasm, which is present at this level, right? Then there is optic tract, which is present at this level. Then there is lateral geniculate body, which is present over here.
then there is optic radiation, which is present over here, and then there is primary visual cortex, right, which is present over here. So different type of abnormalities related to the vision are developed due to lesion of different sites. Okay, so let me show you another diagram. This is the condition of ipsilateral anopsia. Anopsia means there is loss of vision in one eye. Ipsilateral means on the left side, on the affected side. So it is the manifestation of optic nerve lesion, right? Then diagram 2. This is the condition of bitemporal heteronymous hemianopsia, hemianopsia, and it is manifested due to lesion of optic chiasm, right? So bitemporal means in the bilateral eyes there is lesion on the temporal side, and heteronymous means the lesion are produced on the opposite side in both eyes. अगर ये lesions दोनों eyes के सेम साइड होता, मतलब लेफ्ट आई के टेम्पोरल साइड में होता, राइट आई के नेजल साइड में होता, तब हम इसको होमोनिमस कहते, क्योंकि लेफ्ट आई के टेम्पोरल साइड में है और राइट आई के भी टेम्पोरल साइड में, तो हम इसको हेट्रोनिमस कह रहे हैं। और हेमिएनोपिया का मतलब है कि हाफ ऑफ आई में विजन जो है वो अफेक्टेड है। सो कंडीशन नंबर 4 इज ऑफ कॉन्ट्रालेटरल homonymous hemianopia with macular sparing, and this type of condition is produced due to the abnormality of visual cortex. Okay, so you can see in the diagram, in the bilateral eyes there is macular sparing in between. Is question number 143. According to Ashtang Sangrah, in which one of the following condition the symptom of Parshva Hriday Pida is seen? Option A मूत्रक्षय, option B स्वेदक्षय, option C वातक्षय, and option D पुरीक्षय. So the right option for this question will be पुरीक्षय, and this question was asked from the Ashtang Sangrah, right? So पुरीक्षय की अवस्था में पार्श्व हृदय में वेदना मिलती है. Then question number 144. Which one of the following ions is an integral part of extracellular fluid? Option A potassium, option B phosphate, option C magnesium, and option D chloride. So let me show you a picture from the physiology. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट आयंस होते हैं वो है सोडियम, and after that chloride. Okay, so basically sodium is the most abundant cation in the ECF, and chloride is the most abundant anion in the ECF. If we talk about the intracellular fluid, potassium is the most abundant cation in the ICF, and the most potent anion is phosphate, and after that protein. So this is the amount of different ions in the ECF and ICM, and in the given option the right choice will be D, chloride ions. Then question number 145. This question was asked in the form of match the following. So list 1 में कुछ द्रव्य दिए गए थे, लिस्ट 2 में कुछ सिनोनियम दिए गए थे जिनको मैच करना था. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, जहां पर कि लिस्ट 1 के हरताल को लिस्ट 2 के फोर्थ ऑप्शन यानी कि रोमहृत से मैच करना था, के गंधक को लिस्ट 2 के थर्ड ऑप्शन शुलवारी से मैच करना था, लिस्ट 1 के सी ऑप्शन रसक को लिस्ट 2 के नेत्र रोगारी के सेकंड ऑप्शन से मैच करना था, और लिस्ट 1 के सस्यक को लिस्ट 2 के ताम्र गर्भ ऑप्शन नंबर 1 से मैच करना था. सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके,
क्वेश्चन नंबर 146, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय गुण ऑफ वंग भस्म इज ऑप्शन ए तिक्त उष्ण रूक्ष एंड वात रोगहर, ऑप्शन बी मधुर उष्ण रूक्ष कफ रोगहर, ऑप्शन सी तिक्त उष्ण रूक्ष एंड कफ रोगहर, एंड ऑप्शन डी तिक्त उष्ण स्निग्ध एंड वात रोगहर. So the right option for this question will be C. तिक्त उष्ण रूक्ष कफ रोगहर. So basically this question was asked from the रस रतन समुच्चय. तो रस रतन समुच्चय में वंग के कॉन्टेक्स्ट में एक कोटेशन आई है, वंगम तिक्त उष्णकम रूक्षम इषतवात प्रकोपकम मेह श्लेष्म आमयग्नम चा मेदोग्नम कृमिनाशनम. ओके, तो ये जो रेफरेंस है वो रसरत्न समुच्चय 5th चैप्टर के 162 श्लोक से लिया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग भस्म इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ हीरक भस्म. ऑप्शन ए स्वर्ण भस्म, बी मुक्ता भस्म, सी नीलम भस्म एंड डी वैक्रांत भस्म. सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी वैक्रांत. So Vakrant is used as a substitute for Hirak Bhasma. Okay. Then question number 148. According to Rasatan Samuche, सोमनाथी ताम्र भस्म कंटेन्स, सोमनाथी ताम्र भस्म के इंग्रेडिएंट्स फॉलोइंग में से कौन से हैं. ऑप्शन ए ताम्र पारद गंधक हरताल एंड टंकण, ऑप्शन बी ताम्र पारद गंधक हरताल एंड मनाशिला, ऑप्शन सी ताम्र हिंगुल हरताल एंड मनाशिला, एंड ऑप्शन डी ताम्र पारद गंधक एंड मनाशिला. सो द राइट option for this question will be B. Tamra, Parad Gandak and Hartal Manashila. These are the ingredient of Somnathi Tamra Bhasma. Then question number 149. The Maran Dravya of Swarn is A. Nag, B. Gandak, C. Makshik and D. Hartal. And the right answer for this question will be A. Nag. And this question was asked from the Ras Ratan Samuche Lohakalp. So basically स्वर्ण का मारण द्रव्य नाग, वंग का मारण द्रव्य हरताल, ताम्र का मारण द्रव्य गंधक और रजत का मारण द्रव्य माक्षिक माना जाता है. और यही गिवन ऑप्शन थे जिसमें से कि नाग जो है वो स्वर्ण का मारण द्रव्य होता है. सो दैट वाज द राइट चॉइस. देन क्वेश्चन नंबर 150. अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शिशु रोग मीन्स पीडियाट्रिक डिजीज स्वर्ण गैरिक चूर्ण विद हनी इज प्रेस्क्राइब्ड. किस एक शिशु रोग में स्वर्ण गैरिक को मधु के साथ में दिया जाता है. ऑप्शन ए हिक्का, टू ज्वर, सी अर्दित एंड डी अतिसार. तो यहाँ पर भी गिवन ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना था और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जहां पर कि हिक्का एंड अर्दित दे आर इंक्लूडेड इन द इंडिकेशंस ऑफ स्वर्ण गैरिक चूर्ण विद मधु. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो चक्रदत्त बाल रोगाधिकार से पूछा गया है, वहां पर आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं. ओके, so with this note we have completed the UPSC AMO question paper along with the answers and the references. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe the channel and share the videos with your friends. Thanks for watching.